हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में भारत के भूगोल से टोटल 165 क्वेश्चंस में से 85 क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट भी इसका आएगा, उसे भी आप लोग देख लें। 68वें बीपीएससी के लिए भारत का भूगोल का जो आज यह टॉपिक आप देखोगे काफ़ी ज़बरदस्त आपके लिए होने वाला है। पिछले कई सालों में बीपीएससी ने किस तरह से सवाल पूछा है और भारत के भूगोल से यानी कि इंडियन ज्योग्राफी से क्या क्या सवाल पूछा है, सारे कुछ को आप देखिए, एनालिसिस कर लीजिए अच्छे से। 68वीं बीपीएससी 69वीं बीपीएससी के लिए काफ़ी ज़बरदस्त आज का यह क्लास है। अगर आप लोग करेंट अफेयर्स देखना चाहते हो तो बिहार का करेंट अफेयर्स इस चैनल पर आपको मिल ही रहा है। इसके अलावा भी करेंट अफेयर्स का एक चैनल है जिसका कि लिंक आपको नीचे दिया गया है और क्लास के लास्ट में थंबनेल पे यहाँ पे आपको शो करता ही है। आप लोग उस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। 68वीं बीपीएससी में आपको पता है 30+ करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो आइए बिना टाइम बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। भारत विस्तृत है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस बात को समझिए कि आखिर यह सवाल कब पूछा गया था। 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में आया था। अब इसका सही जवाब है उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 से उत्तर से 37 डिग्री 6 तक उत्तरी अक्षांश, और अगर पूर्वी देशांतर के बीच में बात करेंगे तो 68 डिग्री 7 से लेकर के 97 डिग्री 25 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर के गुजरती है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। 39वीं बीपीएससी का यह सवाल है, समझिए। यहाँ पर भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51% जनसंख्या निवास कर रही थी। यह 1990 तक की जनसंख्या के आधार पर का डेटा बताया गया। अतः निकटतम सही उत्तर बी है, क्योंकि वर्तमान संदर्भ में लगभग 17.5% जनसंख्या है। भारतीय प्रामाणिक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में अंतर पाया जाता है। 5.5 घंटे का भी सही जवाब। ध्यान रखिएगा 5.5 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। और यह देशांतर जो है रेखा प्रयागराज के मिर्जापुर के पास से होकर के गुजरती है। बताएं कि हुंडू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा नदी पर है हुंडू प्रपात। अब इसके बारे में आइए डिस्कस कर लें। देखिए, हुंडू प्रपात रांची से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई अगर पूछेगा 320 फीट में बताइएगा, मीटर में पूछता है तो 98 मीटर बताना होता है। भारत की सर्वोच्च चोटी का नाम गाडविन ऑस्टिन, सी राइट आंसर। आप लोग यहाँ पर नोटिस करते चलिएगा कब कब पूछा गया था, इसे भी देख लेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयाँ एवं संबंधित देश इस प्रकार है। माउंट एवरेस्ट के बारे में ध्यान रखना है, नेपाल में है। यहाँ पे मीटर में उसका हाइट देख लीजिए। गाडविन ऑस्टिन जिसे K2 कहते हो, भारत में पड़ता है। इसका आप ऊंचाई देखिए, कंचनजंगा का देखिए, मकालू का देखिए। स्पष्ट है कि गाडविन ऑस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, ठीक है। देखिए, मकालू 8,463 मीटर इसका ऊंचाई है और यह नेपाल में है। कंचनजंगा का ऊंचाई है 8,598, भारत में है। गाडविन ऑस्टिन जिसे आप K2 कहते हो 8611 मीटर है, जो कि भारत में ही है। माउंट एवरेस्ट का 8,848.86 मीटर है और ये नेपाल में स्थित है। हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। ए राइट आंसर। 4300 से 6000 मीटर पूर्व में होती है।
हिमालय के विभिन्न भागों में हिम रेखा की ऊंचाइयां भिन्न भिन्न पाई जाती है, परंतु औसत हिम रेखा की ऊंचाइयां उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिम रेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है। ऑप्शन बी शिवालिक हो जाएगा। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश जो आपका शिवालिक श्रेणी के दक्षिण भाग पर स्थित है, ये हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी है। शिवालिक के उत्तरी ढालों तथा लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों के मध्य अनेक चौरस तल वाली संरचनात्मक घाटियां स्थित है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ था, ऑप्शन डी सेनोजोइक समय में, सेनोजोइक में हुआ था, ध्यान रखिएगा। देखिए शिवालिक कहिए या फिर आप इसे बाह्य हिमालय कहते हो, इसका निर्माण आज से लगभग 5 से 1.7 मिलियन वर्ष पूर्व प्लियोसीन अर्थात सेनोजोइक युग में हुआ था। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर सेनोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार, ऑप्शन ए एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार की प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। पठार में ढाल तीव्र स्कार्पों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक क्या है, अग्रगंभीर है, ध्यान रखेंगे। कह रहे भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर मनन करिए, और यहाँ पे फिर कह रहे हैं क्या सही कथन कौन सा है चुनिए। तो सबसे पहला क्या कह रहे हैं, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। तीसरा है गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। चौथा है हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ है। तो यह चौथा वाला आपका गलत है। देखिए मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिर्सारी है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीप से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, अतः कह रहा कथन एक सही है। कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में हुई है। स्वेस के अनुसार गंगा के विशाल मैदान की उत्पत्ति तब हुई जब प्रायद्वीप के दृढ़ भूखंड ने हिमालय के दक्षिण की ओर प्रसार को रोका, तो हिमालय के उच्च वलयों के समक्ष एक अग्रगर्त पैदा हो गया। यह अग्रगर्त एक विशाल भूसन्नति की भांति था। हिमालय से निकलने वाली नदियां निरंतर लाए गए जा रहे अवसादों से यह अग्रगर्त धीरे धीरे बढ़ता रहा। बाद में इसी से विशाल मैदान का निर्माण हुआ। कथन तीसरा कह रहा है कि सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर से हुई है। चीनी प्लेट का विवरण प्लेट टेक्टोनिक जो सिद्धांत है इसमें नहीं है, इसीलिए कह रहा है चौथा वाला ऑप्शन गलत है। निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? ए नहीं है, भुवन नहीं है, गारो खासी जयंतिया वहाँ पर है और ये जनजाति भी वहाँ के हैं। 2018 का सवाल है। भुवन पहाड़ियाँ मीजो हिल्स के भाग हैं जो पूर्वोत्तर हिमालय का अंग है, जबकि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के ही भाग हैं। 67वीं बीपीएससी 2022 का सवाल को देखिए। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? टाइटेनियम का है, समझिए। इल्मेनाइट एवं रोटाइल टाइटेनियम के दो प्रमुख खनिज हैं। यह खनिज भारत के तटीय क्षेत्रों में सौराष्ट्र तट जो कि गुजरात में पड़ता है और यहाँ से लेकर के दीघा तट जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ तक के एरिया में ये क्या है, फैला हुआ है। भारत की तट रेखा है, यहाँ पे स्टार मार्क दिया हुआ है क्योंकि समझिए
भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की लंबाई अगर पूछेगा 5422.6 किलोमीटर है। मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई अगर पूछेगा 2049 किलोमीटर है। भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर है। अतः कह रहा है कि यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं दिया हुआ है। बताएं कि महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? सह्याद्री कहलाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट सह्याद्री कहलाता है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा व कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे साह्य पर्वतम के नाम से भी जाना जाता है। पूछ लेगा अगर तो केरल में किस नाम से जानते हैं सह्याद्री को, तो आपको साह्य पर्वतम कहना होता है। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, क्या नाम है उसका? आइए ऑप्शन यहाँ पर कह रहे हैं ई होगा, क्यों तो समझेंगे यहाँ पर। और ये 2018 के 64वीं यूपीएससी का सवाल है। देखिए दिए गए विकल्प में नाथुला सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। नाथुला की ऊंचाई 14,450 फीट आपको बताना है। ठीक है, अगर मीटर में जानना हो तो मीटर में आपको बता देना है 4,404 मीटर। जोजिला की ऊंचाई अगर पूछे तो 11,578 फीट। अगर आपसे पूछता है रोहतांग दर्रा की ऊंचाई तो आपको 13,044 फीट बताना है। और अगर खैबर दर्रा की ऊंचाई पूछेगा तो 3,510 फीट आप बता देंगे। ठीक है, इसे आप ज़रूर याद कर लीजिए। हर एक एग्जाम में यहाँ से सवाल बनता ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस भी जॉब के लिए अगर आप किसी और भी पर्पज़ से देख रहे हो तो आपको यहाँ पर याद कर ही लेना है। कह रहा है परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा जो है ये यांगजी दीवान है, जो कि 5,890 मीटर है। चूँकि विकल्प में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, अतः इस प्रश्न का सही विकल्प जो है ये ऑप्शन क्या होगा? ई हो जाएगा सही जवाब। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ पर? ए सही जवाब। यह कहाँ पर? दक्षिण पश्चिम भारत में है। समझिए, लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का समूह है। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर। किसका? लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप के अधिकांश द्वीप प्रवाल उत्पत्ति के हैं। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितना है? 36 है, जबकि इनमें से केवल 10 ही क्या है? आबाद है। लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप समूह को अमीन देवी और सबसे दक्षिणी द्वीप समूह को मिनिकॉय के नाम से जानते हैं। मिनिकॉय शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल द्वारा पृथक होता है। कावारती लक्षद्वीप की राजधानी है, जो कावारती द्वीप पर ही स्थित है। कावारती क्या है? लक्षद्वीप की राजधानी है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल भित्ति का ये उत्पत्ति है। ये आपका सही जवाब है। एक्सप्लेनेशन आपने देखा। लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? 36। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह महाराष्ट्र का अंग है। विदर्भ जो है महाराष्ट्र राज्य का उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 2017 का सवाल है। देखिए, उपयुक्त विकल्प में से भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार यह सवाल पूछा गया था। अब यहाँ पर उसे देखने से कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वन स्थिति रिपोर्ट 2021 को देखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अनुसार निम्न राज्यों में वन क्षेत्र जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना क्या % है, इसे देखिए, क्योंकि 2021 का डेटा लेटेस्ट है, उसे ही याद करने में फ़ायदा है। मध्य प्रदेश का अगर पूछेगा वन क्षेत्र के बारे में 77,493 वर्ग किलोमीटर है, लगभग 25.14%। अरुणाचल का 66,431 वर्ग किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ का 55,717 वर्ग किलोमीटर। ओडिशा का 52,156 वर्ग किलोमीटर और महाराष्ट्र का 50,798
वर्ग किलोमीटर सही जवाब है। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? सी राइट आंसर, नीलगिरी पहाड़ी पर। 2016 के बीपीएससी का एग्जाम में पूछा गया था। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। कौन सा? नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम है दोद्दा बेटा, जिसका कि लगभग ऊंचाई कितना है? 2637 मीटर है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां हैं कौन सी? कार्डेमम की पहाड़ियां। 2019 का सवाल है। देखिए, पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई करीब 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोद्दा बेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दोद्दा बेटा दक्षिण भारत का कह रहा है दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अगर पूछे अन्नाईमुडी, जिसे आप अनाई मलाई के भी नाम से जानते हो, यह पर्वत चोटी है दक्षिण भारत का, यह सर्वोच्च शिखर चोटी है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम यानी कि इलायची की पहाड़ी है, जो कन्याकुमारी के नज़दीक में स्थित है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, राजस्थान सबसे पहला ज़्यादा बड़ा है, तो ऑप्शन ए देख के आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। राजस्थान, एमपी, फिर आपका महाराष्ट्र है। राजस्थान का कितना एरिया है समझिए? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य का नाम, डी राइट आंसर, बिहार है। बिहार जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा बड़ा राज्य तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य था। तेलंगाना के गठन के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान 13वां हो गया था, परंतु जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का स्थान पुनः 12वां हो गया है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? ये सही जवाब कहाँ पर है? तो दक्षिण भारत में है। 2016 का बीपीएससी का सवाल। देखिए, द्रविड़ियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। ये द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित हैं। इनमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख है। द्रविड़ियन प्रजाति के लोग मध्य भारत तथा दक्षिण पूर्वी भारत में भी बिखरे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? हरियाणा में नहीं किया गया है, ऑप्शन सी सही जवाब है। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील, ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। भील जनजाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश यानी कि तेलंगाना सहित कह रहा है, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांत में अधिवासित है। आपको यहाँ पर ये ध्यान रख लेना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पर आप सोच सकते हैं ना, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र दिया गया है। भील जनजाति गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा और राजस्थान, इन सब जगहों पर पाया जाता है। असम, झारखंड और पश्चिम बंगाल में नहीं है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है, बताएं। नंबर 29 का
भील गुजरात में, गद्दी हिमाचल प्रदेश, कोटा तमिलनाडु, टोडा केरल, गलत दिया हुआ है। ठीक है, 2019 का सवाल है, समझिए। भील जो है गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब जगहों पर। गद्दी हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में। कोटा तमिलनाडु और टोडा यहाँ पर दिया हुआ है तमिलनाडु। तो टोडा तमिलनाडु की क्या है, जनजाति है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा बन जाती है? देव प्रयाग में मिलकर क्या होता है, अलकनंदा और भागीरथी क्या बन जाती है, गंगा बन जाती है। 2016 के बीपीएससी का सवाल है। देव प्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। देव प्रयाग जो है ना, उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में, आप जानते ही उसका प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है यह अलकनंदा तथा भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग उत्तराखंड के 5 प्रयागों में से एक है। भारत में यरलुंग जंगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? सी राइट आंसर, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। किस नदी को? यरलुंग जंगपो नदी को भारत में ना ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। यहाँ पर समझिए कहाँ पर क्या है, देखिए। भारत में यरलुंग जंगपो जियांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। यह नदी तिब्बत में शांगपो तथा बंगाल में जमुना कहलाती है। बताएं कि तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? यह सवाल बीपीएससी के 2016 का पूछा गया है। तेल नदी बताएं तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ई बताना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि समझिए, तेल नदी महानदी की प्रमुख क्या है, सहायक नदी है। यह ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंग, हंसदो, ईब, मांड, ये सारे आते हैं। ध्यान रखें, तेल नदी महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह कहाँ पर? तो ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में कौन कौन सा? शिवनाथ, जोंग, हंसदो, ईब और मांड आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन आपको यहाँ पर क्या बताना है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, यहाँ पर ये बता देना है। टोटल ये 6 नदी हैं जो कहाँ पर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। समझिए यहाँ पर एक बार फिर से, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा तथा ब्राह्मणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। यहाँ से एक सवाल फिक्स है, आएगा ही आएगा। कौन सी नदी कहाँ पर जाकर मिल जाती है, कहाँ से निकलती है? ज़रूर इसे आप याद कर लें। याद नहीं हो तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लें। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का कौन सी उपनदी है, बताएं। देखिए, उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है। ठीक है, उत्तरी कोयल, जो कि सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिणी भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी और पहली जो है यमुना है आपका सहायक नदी, जो कि पटना के पास ही गंगा में मिल जाती है। ठीक है, समझेंगे यहाँ पर। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व ओडिशा में प्रवाहित होती है। दक्षिणी कोयल नदी उत्तरी कारो नदी के साथ मिलकर कोयल नदी के रूप में प्रवाहित होती है, जो कि ओडिशा के राउरकेला के पास शंख नदी से मिलकर ब्राह्मणी नदी के नाम से ये प्रवाहित होने लगती है। बराकर नदी दामोदर नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो झारखंड के कोडरमा पहाड़ से निकलकर हजारीबाग से होते हुए दामोदर नदी में मिल जाती है। दामोदर हुगली नदी से मिलती है। इस प्रकार बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। इस तरह प्रश्न का सही विकल्प ई हो जाएगा। एक से अधिक सही जवाब था। सोन और गंगा नदी का जो संगम है बिहार के किस स्थान पर होता है?
सोन और गंगा का संगम बिहार के पटना में होता है। 67वीं बीपीएससी प्री 2022 में पूछा गया सवाल है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? उत्तरकाशी नहीं है। गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख नामक स्थान से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण होता है, अतः उत्तरकाशी का संबंध भागीरथी से है, न कि गंगा से। फतेहपुर, भागलपुर व कानपुर गंगा के किनारे ही स्थित है। कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सी राइट आंसर, लेह। लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण बताएं। उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, इसी वजह से। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण उनकी ऊंचाई में भिन्नता का होना है। अमृतसर की समुद्र तल से ऊंचाई 175 से लेकर के 200 मीटर तक है, जबकि शिमला की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर तक है। क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ ही तापमान में गिरावट आ जाती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ से? यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर जो सी था, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, यहाँ से ही हो जाएगा ना, तो सी आपको टिक कर देना है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत की कुल वर्षा का लगभग 75% हिस्सा प्राप्त होता है। दुमट्टी यानी कि लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? डी राइट आंसर है यहाँ पर, सभी प्रकार के कण। समझिए, सामान्य दोमट मिट्टी में 40% बालू के कण, 40% मृत्तिका जैसे क्ले के नाम से जानते हो इसका कण, और 20% गाद के कण पाए जाते हैं। इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी कहा गया, सभी प्रकार के मिलते हैं। पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शन ए, चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसीलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद, 50% तक मृत्तिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? बी राइट आंसर, त्रिवेणी नहर से। प्रश्न अनुसार यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है, त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। यह पश्चिमी चंपारण जिले में स्थित है। दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक को चुनें। देखिए, पहला कह रहा है उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सही है। सिंचाई भी सही है, ग्रामीण विद्युतीकरण सही है, ग्रामीण सड़कें और किण्वन हो जाएगा। यहाँ पे सभी चारों सही है, जिसके लिए आपको ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च तापमान देने वाली किस्म के उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकों का जो प्रयोग है, इसको बढ़ावा देने के लिए ना ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों और विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। अतः हरित क्रांति में उपयुक्त इसीलिए कहा गया चारों घटक शामिल हैं।
निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? यहाँ पर चारों होना चाहिए, इसीलिए ऑप्शन लगता है ई दिया गया। समझिए, उपयुक्त विकल्प में से दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं। भारत में 60 और 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशक और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात मतलब हरित क्रांति अच्छा खासा सक्सेसफुल रहा। इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है हरित क्रांति श्वेत से और नीली क्रांति सभी से है, डी राइट आंसर। वर्ष 2000 में केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। इस पर नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे हरित क्रांति, श्वेत, पीली, नीली, लाल, सुनहरी, भूरी, रजत, खाद्यान्न, सारे क्रांति इसमें शामिल हैं। काली क्रांति संबंधित है किससे? ऑप्शन सी, कच्चा तेल से संबंधित है काली क्रांति। अन्य प्रमुख क्रांतियों तथा उनके उत्पादन इस प्रकार हैं। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से, नीली जो है ये मत्स्य उत्पादन से, हरित हुआ था खाद्यान्न से, लाल था मांस और टमाटर से, पीला था तिलहन के उत्पादन से। भारत में अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य का नाम? डी राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। समझिएगा थोड़ा सा यहाँ पर, प्रश्न काल के दौरान 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्य कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, बट 2020-21 का जो आंकड़ा आया उसके अनुसार सर्वाधिक गेहूं उत्पादन 3 राज्य कौन बन गए? उत्तर प्रदेश था टॉप पर, उत्तर प्रदेश है, सेकेंड पर है मध्य प्रदेश और थर्ड पर आ गया पंजाब। पंजाब सेकेंड पर था, वो थर्ड पर आ गया। और जो ये आपका हरियाणा है बीच में घुस के मतलब सेकेंड नंबर पे अपने आप को ले आया गेहूं के उत्पादन में। सबसे ज़्यादा गेहूं का पैदा कहाँ पर होता है? तो ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बताना था, बिहार और उत्तर प्रदेश। थोड़ा सा यहाँ भी समझना पड़ेगा क्योंकि ना 2020-21 का चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक गन्ना उत्पादक 8 राज्यों का क्रम यहाँ पर दिया गया है। बिहार के अलावा यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश ध्यान रखना है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, सेकेंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटक, फोर्थ पे गुजरात, फिफ्थ पे तमिलनाडु, सिक्स्थ पे आ गया बिहार, सेवेंथ पे है हरियाणा और लास्ट में नंबर 8वें पर बना हुआ है पंजाब। ऑप्शन आपको यहाँ पे ए बताया गया पहले के हिसाब से। भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? ए सही जवाब, उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तथा 2019-20 में चीनी का भी सबसे बड़ा उत्पादक तथा 2020-21 में भी चीनी का उत्पादक के लिए उत्तर प्रदेश टॉप पर रहा। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? सी सही जवाब, जम्मू कश्मीर। 2016 का बीपीएससी में पूछा गया था। उपयुक्त विकल्पों में से भारत में केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। यहाँ प्राचीन काल से ही केसर का उत्पादन किया जा रहा है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है बताएं? ऑप्शन सी राइट आंसर है, ज्वार। समझिएगा, बीपीएससी 2016 का यह सवाल है। ज्वार नकदी फसल नहीं है। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित करती है। पहला तो होता है खाद्यान्न फसल या जिसे आप खाद्य फसल कहते हो। इसमें चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज
और सेकेंड पे आपका दलहन आता है। सेकेंड में आता है गैर खाद्यान्न फसल, जिसमें कि तिलहन, मूंगफली, रैपसीड और सरसों आता है। रेशेदार में कपास, जूट और मेस्ता आता है। तीसरा है आपका बागानी फसल, जिसमें कि चाय, कॉफ़ी, रबर। अन्न में आप गन्ना, तंबाकू, आलू को काउंट करते हैं। भारत के बताएं कि भारत के कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जो सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न हैं? मध्य प्रदेश और उड़ीसा सही जवाब हो जाएगा। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2019 के अनुसार दिए गए राज्यों में लौह अयस्क भंडार हेमेटाइट प्लस मैग्नेटाइट के रूप में निम्नलिखित है। उड़ीसा सबसे फर्स्ट पे, फिर आपका पश्चिम बंगाल है, तीसरा पे बिहार है, फिर पश्चिम बंगाल है। इसे आप अच्छे से एक बार देख लें, अगर आप चाहें तो इसे याद भी कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। स्क्रीनशॉट लेकर ज़रूर रख लें। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडिला में किसका खनन होता है? बताएं। हेमेटाइट, सिडेराइट या फिर लिमोनाइट या फिर मैग्नेटाइट का? 2016 के बीपीएससी का सवाल है, आपको यहाँ पे हेमेटाइट ध्यान रख लेना है। पूछे कि बैलाडिला में किसका खनन होता है, तो हेमेटाइट का होता है। बैलाडिला खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। पूछेगा कहाँ पर? छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिला में स्थित है। यहाँ हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क है। यह मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा वगैरह में पाया जाता है, जबकि अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में होता है। झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ पर? झारखंड में पूछे तो झरिया में है। देखिए, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। देश के अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडारण यहीं पर स्थित है, जबकि जमशेदपुर मुख्यतः इस्पात उद्योग के लिए, लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन के लिए तथा रांची भारी मशीनों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। सवाल 2011 में पूछा गया था, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर आंसर बताया गया है। झारखंड में कोयला की खान कहाँ पर? तो झरिया में है, और ये डेटा आपको दिया गया है 2011 के हिसाब से। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? ऑप्शन सी आपको झारखंड बताना है। 67वें बीपीएससी 2022 का सवाल है। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य में हो रहा है। यह दहन झरिया कोलफील्ड क्षेत्र में होता है। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? डी राइट आंसर, कोयला। एक्सप्लेनेशन आपने अच्छे से देखा। कह रहा है कि भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें और कौन सा कथन यहाँ पर सही है बताएं। आइए पहले इसके बारे में अच्छे से समझिए। भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है, जिनमें प्रमुख हैं निम्न कोटि का कोयला, धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी, कुकिंग कोयले का बढ़ता आयात, कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा, कार्य संचालन कीमतें आदि। ये सारे प्रॉब्लम अभी आ रहा है। इसके लिए आपको ऑप्शन निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचरण में बाधा आपने देखा, धुलाई संस्थानों की उपयोग की क्षमता में कमी देखा, कुकिंग कोयला से आयात पर बढ़ती निर्भरता देखा और कार्य संचालन कीमतें देखा। यहाँ पे पूछा ना कौन सा सही है, चारों कथन को आपने अच्छे से समझा। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना है। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ पर है बताएं। डिगबोई असम में। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। भारत में सर्वप्रथम तेल या फिर ऊर्जा संकट जो है कब आया था? 1970 और 80 के दौरान आया था। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट वर्ष 1973 में पैदा हुआ।
जब तेल निर्यातक देशों ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। 1973 का ईस्वी आपको याद रखना है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितनी थी? 243 किलोग्राम तेल के बराबर। सी सही जवाब है। वर्ष 1994 में भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो 244 किलोग्राम तेल के बराबर थी, जो आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 0.6 टन के बराबर है, जो वैश्विक प्रति व्यक्ति 1.8 टन का एक तिहाई है। अतः कह रहा है निकटतम विकल्प कौन सा? सी यहाँ पे सही उत्तर था। 244 बराबर 243 यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर 243 वाले को ही टिक करना था। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? बी राइट आंसर कर्नाटक। यह आपका 2020 का सवाल है। दिए गए राज्यों में से कर्नाटक राज्य भारत में सर्वाधिक सौर उत्पादक का ऊर्जा का उत्पादन करता है। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा की संस्थापित क्षमता के संदर्भ में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक का क्षमता देख लीजिए 7355 मेगावाट है। राजस्थान का 5732, आंध्र प्रदेश का 4203, तेलंगाना का है 3953। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है आपको यहाँ पे बताना है। चारों ऑप्शन को आप अच्छे से पढ़ें। देखिए, कृषि एवं घरेलू उत्पादक उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, प्रसार एवं संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी होना, राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित करता है। सभी कथन यहाँ पर सही है। इसके लिए आपको ऑप्शन नंबर बी टिक करना होगा। यहाँ पे सेम जो आपने अभी डिस्कशन देखा, आपने जो एक्सप्लेनेशन देखा उसी में यहाँ पे डिस्कशन दिया हुआ है, देख लें इसे भी चाहें तो। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? डी राइट आंसर टाटा नगर के। टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। अब टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटा नगर यानी कि जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? आप जानते हो यहाँ पर भी होना है, सीमेंट के लिए। 2015 का यह सवाल है। बिहार में डालमिया नगर मुख्य रूप से सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर चीनी, कागज, केमिकल आदि उद्योग भी स्थापित है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? खेतरी। डी सही जवाब। खेतरी राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तांबे की खदानें पाई जाती है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधिक यहाँ कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जबकि तारापुर परमाणु ऊर्जा, टीटागढ़ कागज उद्योग तथा रांची इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए। ये सही जवाब। 2017 का यह सवाल था। राजस्थान का खेतरी बेल्ट तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह राजस्थान राज्य के झुंझुनू जिले में है। भारत में तांबा धारवाड़ शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। भारत में शीर्ष ताम्र अयस्क का भंडार क्रमशः राजस्थान, झारखंड एवं मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे समझेंगे, मध्य प्रदेश टॉप पर, सेकंड पर राजस्थान और थर्ड पर झारखंड है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? सी राइट आंसर राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का नाम स्वर्णिम चतुर्भुज आपको ध्यान रख लेना है। 2016 का यह सवाल है। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में हुई थी। इसके माध्यम से देश के 4 प्रमुख महानगर जिसमें कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को
सड़क मार्ग द्वारा जोड़ना था। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। स्टार मार्ग है, समझिए। वर्तमान में यानी कि कह रहा है कि 31 मार्च 2017 तक में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 1,14,158 किलोमीटर था, जो देश के कुल सड़कों की लंबाई का मात्र 1.94% है। किंतु संपूर्ण देश के सड़क परिवहन का लगभग 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा संपन्न होता है। वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1,40,995 किलोमीटर हो चुका है। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ऑप्शन डी, पूर्वी पीर पंजाल। 2020 का क्वेश्चन है यह। देखिए, 9.02 किलोमीटर लंबी अटल टनल हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में स्थित है। यह पूरे वर्ष मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़कर रखती है। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन द्वारा किया गया है तथा यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस टनल की आधारशिला रखी थी। 3 अक्टूबर 2020 को रोहतांग, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल टनल का उद्घाटन किया। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है? 12,431। त्रिवेंद्रम सेंट्रल, बी सही जवाब। प्रश्नकाल के त्रिवेंद्रम राजधानी ट्रेन अधिकतम दूरी तय करती है। भारत की सर्वाधिक तीव्र गति से चलने वाली ट्रेन का नाम गतिमान एक्सप्रेस है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? वर्ष 1986 में। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का दुष्प्रभाव कब किया गया था? यहाँ पे स्टार दिया गया है, समझिए क्यों। क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए, भारत में 1850 ईस्वी में सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में शुरू की गई थी। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड की ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कोलकाता, बॉम्बे, मद्रास, अहमदाबाद तथा कराची उस वक्त भारत में जो था, इसी वजह से वहाँ पर इन सारी जगहों पर टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए। 28 जनवरी 1882 को टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना की गई। विकल्प के अनुसार कोई भी उत्तर सही नहीं है। पाट अंचल अवस्थित है कहाँ पर? झारखंड में। पाट अंचल छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। ये ऊंचे पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है, अतः बी यानी कि झारखंड ऑप्शन सही था। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? बी सही जवाब, झारखंड में। देखिए, झुमरी तलैया जो आपका झारखंड राज्य का कोडरमा जिला है, यहीं पर स्थित है। पहले ये अविभाजित यानी कि बिहार का ही पहले यह हिस्सा हुआ करता था। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? यहाँ पर सबसे पहले आप इसे याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्षेत्रफल के हिसाब से राज्यों का क्रम, इसे आप याद कर ही लें। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? बी राइट आंसर, कच्छ। 2020 का यह सवाल है। देखिए, संबंधित राज्यों की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार जिलों के कुल क्षेत्रफल कुछ इस प्रकार हैं। लद्दाख का है 45,100 वर्ग किलोमीटर, कच्छ गुजरात का है 45,674, जैसलमेर राजस्थान का है 38,000, बाड़मेर जो कि राजस्थान का ही है यहाँ का है 28,000। तो यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी अगर आपसे सवाल पूछता है, आपको लेह यहाँ पर ध्यान रखना है कि बताना है, ए माना है विकल्प में।
असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? बी राइट आंसर 7। असम राज्य की सीमाएं कुल 7 राज्यों से लगती है। कोई केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में इसकी सीमा से नहीं लगा है। जिन राज्यों में असम की सीमाएं मिलती हैं वे कुछ इस प्रकार हैं: पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा है। इसके अतिरिक्त असम राज्य की सीमाएं 2 देश भूटान और बांग्लादेश से भी लगी हुई है। गद्दी लोक निवासी है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश की। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। बोडो निवासी है कहाँ के? ये गारो पहाड़ी यानी कि असम आपका हो जाएगा। बोडो असम नहीं, मेघालय का ही है। देखिए, बोडो जनजाति एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है जो भारत के उत्तर पूर्व की गारो पहाड़ियों में पाई जाती है। गारो खासी जयंती आप जानते हो ना। ऑप्शन गारो जनजाति है कहाँ की? तो मेघालय होगा। मेघालय देखिए कहाँ है, मेघालय डी होना चाहिए। समझिए यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। उपयुक्त विकल्प में से कोई भी एक चयन संभव नहीं है, ठीक है। बट आपके एग्जामिनेशन में अगर एक देगा तो आपको मेघालय बताना है। एक ही देता है, मेघालय में ही माना जाता है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। ओल्डहम के अनुसार गंगा के जलोढ़ निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक, गैलेनी के अनुसार कह रहा है कि 2000 मीटर तक होता है। ओल्डहम के अनुसार पूछेगा तो 4000 से 6000 और गैलेनी के हिसाब से पूछेगा तो 2000 मीटर आपको बताना है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? सी राइट आंसर गंगा। गंगा नदी आप जानते हो 2525, गोदावरी 1465, नर्मदा 1312, महानदी 851 किलोमीटर बहती है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा बसा हुआ है? सी राइट आंसर कानपुर। जनसंख्या यहाँ पे दिया गया कानपुर का, पटना का, वाराणसी का, इलाहाबाद यानी कि अब प्रयागराज बन चुका है, इसे आप देख लें। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा है? ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। यह तीनों है। ऑप्शन नंबर आपको डी उपयुक्त सभी बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 है। जैसा कि आपको कहा गया था 85 तक देखेंगे, 86 से नेक्स्ट वाले क्लास में इसे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। टोटल 165 क्वेश्चन को देखना है, जिसमें से कि 86 हम लोगों ने देख लिया। आशा करता हूँ कि आज का भी क्लास आपके बीपीएससी के लिए अच्छा रहा होगा।